नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेमलता तिवारी, शासकीय दूधाधारी बजरंग स्नातकोत्तर स्वशासी महिला महाविद्यालय रायपुर में राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बीए द्वितीय वर्ष में राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के 5वें यूनिट के टॉपिक कार्ल मार्क्स इस पर चर्चा करूंगी। कार्ल मार्क्स में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि समाजवादी विचारकों में वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक होने के नाते राजनीतिक चिंतन में कार्ल मार्क्स का अपना एक महत्वपूर्ण, एक विशिष्ट स्थान है। कार्ल मार्क्स एक ऐसे विचारक हैं, एक ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने अपनी बुद्धिजीवी वर्ग के साथ साथ सामान्य जनता को भी बहुत अधिक प्रभावित किया है। हम पहले कार्ल मार्क्स का थोड़ा जीवन परिचय देखेंगे। इनका पूरा नाम है कार्ल हेनरिक मार्क्स। इनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में हुआ। जर्मनी के ट्रिव्ज नगर में हुआ। एक मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था। ट्रिव्ज में इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण की और स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद इन्होंने जर्मनी के विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। दर्शन शास्त्र में कार्ल मार्क्स की बहुत अधिक रुचि थी। फिर उसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने के बाद जेना विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद पर प्रवेश पाना असंभव मानकर कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन निर्वाह के लिए पत्रकारिता की ओर ध्यान दिया और इस तरह से एक पत्रकार के रूप में कार्य करते हुए कार्ल मार्क्स ने क्रांतिकारी समाजवाद के सिद्धांतों की खोज की और आजीवन समाजवादी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स के समय में संपूर्ण विश्व में सबसे पहले यूरोप में औद्योगिकरण हुआ, नए नए कल कारखाने खुले और इस तरह से नए नए कल कारखाने खुलने से दो वर्ग बने, पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। और इसमें भी पूंजीपति और श्रमिक यानी अमीर और गरीब के जो बीच की खाई थी, वह दूरी बहुत अधिक बढ़ती चली गई। उस समय महिलाओं और बच्चों को जो वे कार्य करते थे उन पर बहुत ही कम वेतन प्राप्त होता था। काम करने का समय भी कोई निर्धारित नहीं था और ऐसे समय में कार्ल मार्क्स, एंजिल्स और लेनिन इन जैसे समाज सुधारकों ने मजदूरों के पक्ष में अपनी आवाज उठाई और इस तरह से ये समाज सुधारक पूंजीवाद को समाज से निकालकर समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। कार्ल मार्क्स ने नारा दिया, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। और इस तरह से कि उनका ये मानना था कि बिना मजदूरों की एकता के विश्व के अमीर उद्योगपतियों का सामना नहीं किया जा सकता था। इस तरह से कार्ल मार्क्स ने अपने समाजवादी विचारों की शुरुआत करना प्रारंभ की। कार्ल मार्क्स ने विभिन्न ग्रंथ लिखे। हम इनके विभिन्न ग्रंथों को देखेंगे। पहला है हीगल के अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना, दूसरा है पवित्र परिवार, तीसरा है दरिद्रता का दर्शन, चौथा साम्यवादी घोषणा पत्र, पांचवा राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विवेचना, छठवां ग्रंथ है इनका मूल्य, कीमत और लाभ, सातवां ग्रंथ है पूंजी और आठवां ग्रंथ है फ्रांस में वर्ग संघर्ष। इन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं, प्रमुख ग्रंथ हैं, वो है साम्यवादी घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और पूंजी, डास कैपिटल। ये कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाएं हैं। इस तरह से कार्ल मार्क्स ने विभिन्न ग्रंथों की रचना की। कार्ल मार्क्स की विचारधारा को उनके प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर ही अच्छी तरह से जाना जा सकता है, अच्छी तरह से समझा जा सकता है। उनकी प्रमुख विचारधाराएं चार हैं। सबसे पहला है द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और चौथा इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत। आज हम कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के इस सिद्धांत की विवेचना अपनी पुस्तक पूंजी, डास कैपिटल इसमें की है। कार्ल मार्क्स ने इस पुस्तक में यह बताया है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत पूंजीपतियों के द्वारा जो श्रमिकों का बहुत अधिक शोषण किया जाता है, इस शोषण को स्पष्ट करने के लिए अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित यह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझने के लिए हमें सबसे पहले मूल्य के श्रम सिद्धांत को जानना होगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु के साथ दो प्रकार के मूल्य की बात जुड़ी हुई होती है। कार्ल मार्क्स ने मूल्य के श्रम सिद्धांत को काफी विस्तार से विवेचन किया। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु के साथ दो प्रकार के मूल्य की बात जुड़ी हुई होती है। पहला है उपयोग मूल्य और दूसरा है विनिमय मूल्य। उपयोग मूल्य हम देखेंगे पहले व्यक्ति के लिए उसकी आवश्यकता और
उपयोगिता के आधार पर ही किसी वस्तु का उपयोग मूल्य निर्धारित होता है। कार्ल मार्क्स ने इसमें उदाहरण दिया कि जैसे प्यासे व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति को यदि बहुत अधिक प्यास लगी है तो उसके लिए पानी का बहुत अधिक महत्व होता है, पानी का बहुत अधिक उपयोग मूल्य है। जबकि कोई अन्य व्यक्ति जिसे कि प्यास नहीं लगी है, जो प्यास का अनुभव नहीं कर रहा है, उसके लिए पानी का कोई भी उपयोग मूल्य नहीं है। तो इस तरह से व्यक्ति को जिस वस्तु की बहुत अधिक आवश्यकता है, उसकी उपयोगिता के आधार पर ही उसका उपयोग मूल्य जाना जा सकता है। इसी तरह से विनिमय मूल्य की बात हम करेंगे। विनिमय मूल्य की बात तब पैदा होती है जब किसी वस्तु को बाजार में बेचा जाता है। जिस मूल्य पर खरीदार बेचने वाले विक्रेता से किसी वस्तु को खरीदता है तो उसे उसका विनिमय मूल्य कहा जाता है। जैसे हम देखेंगे, मान लो उदाहरण के लिए 1 टन गेहूं के बदले कोई व्यक्ति 1 टन गेहूं के बदले कोई व्यक्ति यदि 1 थान कपड़ा या 1000 रुपए प्राप्त करता है तो यह 1 टन गेहूं का विनिमय मूल्य है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विनिमय मूल्य का बहुत ही अधिक महत्व है। सभी वस्तुएं जो बाजार में बेची जाती हैं और सभी वस्तुएं जो बाजार में खरीदी जाती हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि कोई तो एक ऐसा तत्व अवश्य है जो सभी वस्तुओं में विद्यमान है, और वह तत्व है श्रम। यानी किसी भी वस्तु को बेचने में और किसी भी वस्तु को खरीदने में जो तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वह तत्व है श्रम। इस तरह से कार्ल मार्क्स ने मूल्य के श्रम सिद्धांत का विवेचन किया है, और कार्ल मार्क्स ने मूल्य के श्रम सिद्धांत के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उस वस्तु पर खर्च किए गए श्रम के अनुसार ही होता है। इस तरह से बाजार में यदि कोई वस्तु बहुत अधिक ऊंचे कीमत पर बेची जाती है और उस वस्तु से प्राप्त होने वाला जो भी अतिरिक्त धन जो होता है वह पूंजीपति अपने पास रख लेता है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि पूंजीपति द्वारा अपने पास रखा गया यह जो अतिरिक्त धन है, यह ही अतिरिक्त मूल्य है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स के शब्दों में यह अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे मजदूर वास्तव में पाता है। इन दो मूल्यों, मजदूर पैदा करता है और जिसे मजदूर वास्तव में पाता है, इन दो मूल्यों के बीच का अंतर ही अतिरिक्त मूल्य है कार्ल मार्क्स के अनुसार। इसी तरह से विचारक मैक्सी ने भी कहा है कि यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति श्रमिकों से खून पसीने की कमाई पर पथ कर के रूप में वसूल करता है। इसमें उदाहरण दिया गया है। उदाहरण के लिए यदि मान लो किसी फैक्ट्री में कोई मजदूर एक साड़ी बनाता है तो उसे 6 रुपए मजदूरी प्राप्त होती है उस साड़ी को बनाने की, और मान लीजिए उस साड़ी को बनाने में लगने वाली जो सामग्री है उसकी कीमत होती है 8 रुपए। तो इस तरह से वह 6 और 8 इस तरह से मिलाकर के हुआ 14 रुपए लागत मूल्य आया। उस साड़ी को बाजार में 20 रुपए में बेचा जाता है। तो इस तरह से 14 रुपए लागत मूल्य और 20 रुपए बाजार में बेचा जाना, इस तरह से मिलाकर जो 6 रुपए अतिरिक्त मूल्य बचता है उसे पूंजीपति बिना किसी प्रकार का परिश्रम किए ही प्राप्त कर लेता है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि यह जो 6 रुपए है, यह जो 6 रुपए प्राप्त करता है पूंजीपति, वह बिना किसी परिश्रम के प्राप्त कर लेता है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि यह जो अतिरिक्त मूल्य है, यह वास्तव में श्रमिकों के श्रम का ही परिणाम होता है। इसलिए न्याय की यह मांग है कि यह अतिरिक्त मूल्य श्रमिकों को ही प्राप्त होना चाहिए, इसमें से श्रमिक को भी प्राप्त होना चाहिए। कार्ल मार्क्स की यह धारणा है कि यह अतिरिक्त मूल्य वास्तव में श्रमिकों के श्रम से ही पैदा होता है, इसलिए यह श्रमिकों को भी प्राप्त होना चाहिए, जबकि इस अतिरिक्त मूल्य को, इस अतिरिक्त धन को पूंजीपति स्वयं हड़प लेता है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की विवेचना की है कि मजदूर जो मजदूरी करता है उसे जो वेतन प्राप्त होता है, और उसके अलावा पूंजीपति अपना जो भी लागत सामग्री लगाने के बाद जो अतिरिक्त धन प्राप्त होता है, इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बारे में ही कार्ल मार्क्स ने विवेचना की है कि इस अतिरिक्त मूल्य से पूंजीपति को भी प्राप्त होना चाहिए, इस अतिरिक्त मूल्य से श्रमिक को भी प्राप्त होना चाहिए। इस तरह से अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना भी की गई है आलोचकों के द्वारा। पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत कि श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं है। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक व्यवस्था के संबंध में केवल श्रम को ही वस्तु के मूल्य का एकमात्र और अंतिम
साधन माना है, एकमात्र निर्धारक तत्व माना है और यह बताया है कि पूंजीपति जिसे लाभ कहते हैं वह श्रम का अतिरिक्त मूल्य ही है। किंतु कार्ल मार्क्स का यह विचार आलोचकों का कहना है कि त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि श्रम के अलावा और भी चीजें लगती हैं, जैसे भूमि, फैक्ट्री बनाने के लिए पूंजी और प्रबंधन के द्वारा उत्पादन के साधन के रूप में कार्य किया जाता है। इसलिए केवल लाभ को ही श्रम का अतिरिक्त मूल्य न कहकर यदि भूमि, पूंजी और प्रबंध इन सभी साधनों का परिणाम कहा जाए तो यह अधिक उचित रहेगा। ये आलोचना की गई है। सेकंड आलोचना की गई है कि पूंजीपति द्वारा किए जाने वाले अनेक व्ययों का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। आलोचना की गई है कि कार्ल मार्क्स ने केवल इस बात की ओर ही ध्यान दिया है कि श्रमिक को कितना पारिश्रमिक प्राप्त होता है, वह इस बात की ओर ध्यान नहीं देता कि वस्तुओं के उत्पादन में पूंजीपति को श्रमिक के अलावा अन्य कई कार्यों पे भी, अन्य कई मदों पर भी खर्च करना पड़ता है, जैसे कारखाने का निर्माण करना, मशीनें, उनका रख रखाव, सुधार करवाना, समय समय पर मजदूरों को समय समय पर बेकारी के बीमे देना, बोनस देना, ये सभी भी पूंजीपति के द्वारा ही दिया जाता है। और यह सब जो भी खर्च होता है, यह खर्च पूंजीपति उस अतिरिक्त मूल्य, कार्ल मार्क्स ने जो बताया अतिरिक्त मूल्य, यह सब खर्च पूंजीपति उस अतिरिक्त मूल्य से ही करता है। इसमें पूंजीपति को कभी कभार फायदा होता है और कभी कभार उसे नुकसान भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने के इस सिद्धांत की आलोचकों के द्वारा आलोचना की गई है। तीसरा पॉइंट है, यह सिद्धांत अस्पष्ट है। आलोचना की गई है कि कार्ल मार्क्स का यह सिद्धांत अस्पष्ट है। अस्पष्ट इसलिए क्योंकि इसमें कीमत यानी प्राइस और मूल्य यानी वैल्यू, इन दोनों शब्दों का जो प्रयोग किया गया है वह मनमाने ढंग से किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार यह मानना है कि मजदूर चाहे दुगने कर दिए जाए, चाहे तिगने चौगने भी कर दिए जाए, मुनाफा भी उसी तरह से दुगना तिगना चौगुना होता जाएगा। तो क्या मजदूरों की संख्या जिस हिसाब से घटती और बढ़ती है, वैसा ही मुनाफा भी घटता और बढ़ता है। इसमें किसी भी प्रकार की कुशलता या संगठन या प्रबंधन या योग्यता की आवश्यकता नहीं है जिससे कि व्यापार को मैनेज किया जा सके। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स का यह सिद्धांत अस्पष्ट है कि इसमें प्राइस और मूल्य इन शब्दों का प्रयोग मनमाने ढंग से किया गया है। चौथी आलोचना आलोचकों के द्वारा की गई है, मानसिक श्रम की उपेक्षा। कार्ल मार्क्स ने केवल मजदूरों के द्वारा किए जाने वाले शारीरिक श्रम को ही श्रम माना है और मानसिक श्रम की बहुत अधिक उपेक्षा की है, जबकि वास्तव में तकनीकी ज्ञान, कार्यकुशलता, व्यवसाय की कुशलता, प्रबंधन, वस्तुओं का निर्माण, वस्तुओं को तैयार करना, इन सब के लिए, बेचने के लिए बाजार ढूंढना, ये सभी कार्य पूंजीपति के द्वारा किया जाता है और ये सभी कार्य भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उद्योग धंधों से प्राप्त होने वाला जो भी लाभ है वह बहुत कुछ इन्हीं सभी बातों पर भी निर्भर करता है और यह सब मानसिक श्रम पूंजीपति के द्वारा ही लगाया जाता है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने केवल मजदूरों के द्वारा किए जाने वाले शारीरिक श्रम की ही को ही श्रम माना है और मानसिक श्रम की उपेक्षा की है, इस बात की आलोचना की गई है। कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना का पांचवा पॉइंट है, यह सिद्धांत विरोधाभास युक्त है। आलोचना की गई है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में बहुत अधिक विरोधाभास है। कार्ल मार्क्स एक और तो यह कहता है कि पूंजीपति अतिरिक्त लाभ पाने के लिए नई नई मशीनें लगाते हैं और दूसरी तरफ वे ये भी कहते हैं कि मशीनें या लगाने से कोई भी अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं होता है, अतिरिक्त मूल्य केवल श्रमिकों के कार्यों से ही प्राप्त होता है। तो कार्ल मार्क्स के ये दोनों विचार आपस में परस्पर विरोधी हैं। इसी तरह से आलोचना की गई है कि कार्ल मार्क्स का यह कथन भी ठीक नहीं है कि अतिरिक्त मूल्य से अपने आप नई पूंजी बनती चली जाती है। यदि ऐसा होता तो पूंजीपति कंपनी को ज्यादा ब्याज पर ऋण लेने का प्रयास क्यों नहीं करता, जिससे वह अधिक से अधिक धन प्राप्त कर सके। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में आलोचकों के अनुसार विरोधाभास है। अगला छठवां पॉइंट है आलोचना का, यह सिद्धांत आर्थिक कम है और प्रचारात्मक अधिक है। इसमें हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का उद्देश्य मजदूरों की स्थिति में, मजदूरों की दशा में सुधार करना था और उन्होंने मजदूरों की स्थिति, मजदूरों की दशा की तरफ से उन तरफ ही सबका ध्यान आकर्षित किया है और इस तरह से आर्थिक नीति निश्चित करते समय भी उन्होंने मजदूरों की दशा को ही ध्यान में रखा है। आलोचना की गई है कि कार्ल मार्क्स का यह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसी भी रूप में मूल्य का सिद्धांत नहीं है, यह वास्तव में शोषण का सिद्धांत है, जिसके द्वारा
यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि साधन संपन्न वर्ग हमेशा ही साधनहीन वर्ग के ऊपर ही साधनहीन वर्ग पर ही जीवित रहता है। इस तरह से कार्ल मार्क्स के इस सिद्धांत अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को आर्थिक कम और प्रचारात्मक अधिक बताया गया है। आलोचना का 7वां पॉइंट है कि आर्थिक व्यवस्था में सुधार के लिए क्रांति ही एकमात्र विकल्प नहीं है। तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि श्रमिकों के द्वारा क्रांति करके, पूंजीपतियों को समाप्त करके ही आर्थिक व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। पर हम देखते हैं कि वास्तव में पूंजीपतियों द्वारा आर्थिक व्यवस्था में सुधार करके भी मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच एक सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। तो इस तरह से आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए केवल क्रांति ही एकमात्र रास्ता, केवल क्रांति ही एकमात्र विकल्प नहीं है। आलोचकों ने इसकी आलोचना की है। इस तरह से हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना की गई है, लेकिन सभी आलोचक इस बात को स्वीकार करते हैं कि पूंजीवाद में श्रमिकों को भी उचित अंश प्राप्त नहीं होता है। जो श्रमिक है, जो गरीब है, वो और अधिक गरीब होते चले जाते हैं, और जो अमीर है, जो पूंजीपति है, वो और अधिक पूंजीपति होते चले जाते हैं। इस तरह से कार्ल मार्क्स ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है। हम कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के महत्व की भी थोड़ी चर्चा करते हैं। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के द्वारा कार्ल मार्क्स ने समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। कार्ल मार्क्स का यह कहना है कि मजदूरों की मेहनत से ही पूंजीपतियों ने इतना अधिक धन प्राप्त किया है। यदि पूंजीपतियों के कारखानों में, कंपनियों में मजदूर अपना श्रम नहीं लगाते, कार्य नहीं करते, तो उन्हें इतना धन प्राप्त नहीं होता। पूंजीपति और अधिक अमीर बने और अपनी और अधिक उन्होंने अमीर बने और अपने विलासिता के उन्होंने और अधिक बड़े बड़े महल खड़े किए। वे लगातार अमीर बनते जाए। तो इस तरह से चाहे भले ही उनको प्राप्त होने वाला सारा लाभ अतिरिक्त मूल्य न हो, पर फिर भी लाभ का एक बड़ा भाग जो उनको प्राप्त होता है वो अतिरिक्त मूल्य से ही तो प्राप्त होता है। और श्रमिकों की दयनीय स्थिति का भी कारण यही है। आलोचकों का कहना है कि उनको अतिरिक्त मूल्य से धन प्राप्त नहीं होता है। इस तरह से कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को प्रमाणित किया है, विकसित किया है और आगे बढ़ाया है। कार्ल मार्क्स ये चाहते हैं कि अतिरिक्त मूल्य में श्रमिकों का भी हिस्सा होना चाहिए, श्रमिकों को भी इसमें कुछ पैसे प्राप्त होने चाहिए, कुछ उनके श्रम का हिस्सा प्राप्त होना चाहिए। इसमें मैं आपको 2 विचारकों के विचार पढ़ करके सुना रही हूँ। वो पॉपर का ने इस बारे में लिखा है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बारे में कि मेरे विचार में यद्यपि कार्ल मार्क्स का विश्लेषण दूषित था, लेकिन शोषण के सिद्धांत का निरूपण करने वाले प्रयास की दृष्टि से आज भी कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आदरणीय है। इसी तरह से सेबाइन ने भी कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बारे में कहा है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत एक ऐसा मूल तत्व है जो पूंजीवाद के हृदय हिला देने वाली विभीषिकाओं को उद्घाटित करता है। यह सिद्धांत इतना अधिक तर्कपूर्ण है, इतना अधिक ठोस है कि इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है और स्वीकार कर लेने पर पूंजीवाद की हम किसी भी आधार पर रक्षा नहीं कर सकते हैं। इस तरह से कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर हमने चर्चा की और इस तरह से कार्ल मार्क्स यह चाहते हैं कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन हो और मजदूरों को भी उनके मेहनत से कुछ स्थान प्राप्त होना चाहिए, उनको भी लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होना चाहिए। श्रमिकों की दयनीय स्थिति का कारण कार्ल मार्क्स के अनुसार यही है कि सारा लाभ पूंजीपति प्राप्त कर लेते हैं और लाभ का एक बड़ा भाग अतिरिक्त मूल्य से प्राप्त होता है, इसलिए इसमें से कुछ हिस्सा उनको भी प्राप्त होना चाहिए। इस तरह से कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को प्रमाणित किया, इसको विकसित किया और इसको आगे बढ़ाया है। धन्यवाद।